Please subscribe my channel, like my video and share also. नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मौर्य स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ सॉल्यूशन बाय राहुल सर में। दोस्तों आज हम लोग नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे जो करंट अफेयर्स जून का है। तो इसमें जो NEP 2020 है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इनके पूरा विस्तार रूप से हम लोग पढ़ेंगे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का बनाया गया है। तो इसमें पहली शिक्षा से लेकर के, प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक की बातें बताई जाएगी। तो आप वीडियो पर पूरा बने रहिए। देखिए पहला इसमें दिया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वाहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। मतलब समझिए थोड़ा सा इसका। समानता यानी हर एक जो विद्यार्थी होते हैं उनके बीच का भेदभाव बिल्कुल कम किया गया है, इन्हें समानता दी गई है। साथ ही साथ अन्य प्रकार के जितने भी बोर्ड्स हैं उनके साथ इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP को क्या किया गया है, समानता बराबरी दी गई है। गुणवत्ता अर्थात इनकी जो शिक्षा की स्थिति है उसकी भी विशेष रूप से देखा गया है इसमें। वाहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो ये था पहला। दूसरा ये दिया गया है कि नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, इनके प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, एक समिति बनाई गई थी और इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो कार्यक्रम चल रहा है या चल रहा था न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, ये डॉक्टर कस्तूरी यानी इसरो प्रमुख जो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन है उनकी अध्यक्षता में मई 2019 में ही इस शिक्षा नीति का गठन का प्रस्ताव रख दिया गया था। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP जिसको बोलते हैं क्या, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 वर्ष 1968 और 1986 के बाद अगर स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्र भारत में या जब से भारत स्वतंत्र हुआ यानी 1968 में एक बार और 1986 में एक बार न्यू शिक्षा नीति पॉलिसी बनाई गई थी। उसके बाद अगर हुआ है तो 2020 जून 2020 में स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति बनी हुई है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पहला आपका 1968, दूसरा आपका 1986 और तीसरा अभी अभी जून में 2020 में क्या किया गया है, नई शिक्षा पॉलिसी और नीति है, इसका गठन किया गया है, निर्माण किया गया है या चेंज किया गया है, बदलाव किया गया है। उसके बाद NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत क्या था, केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की GDP यानी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। अर्थात ये कि शिक्षा के अंतर्गत भी कुछ राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से कुछ निवेशित जो मूलधन है वो रखा जाएगा। ठीक है। उसके बाद नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5-3-3-4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है और लागू भी हुआ है। पहले इसके बारे में समझ लेते हैं कि होता क्या है। देखिए सबसे पहले दिया गया 5-3-3-4। तो इस 5 का मतलब पहले समझिए कि ये वाला 5 आखिर में है क्या, ये वाला 5 आखिर में है क्या। तो ये वाला 5 प्री प्राइमरी से लेकर और दूसरी कक्षा के बालक के लिए, मतलब समझिए जैसे आप लोग समझते होंगे LKG, UKG और उसके साथ साथ नर्सरी होता है, फिर 1 और 2। मतलब 5 जो दिया गया है प्री प्राइमरी से लेकर के और 2 साल यानी कक्षा 2 तक के जो छात्र होते हैं इनके लिए 5 बनाया गया। मतलब LKG, UKG, नर्सरी, उसके बाद से 1 और 2 है। उसके बाद यहाँ आते हैं 3। ये जो 3 दिया गया है इसके भी कई नियम है। ये जो 3 दिया गया, मान लीजिए प्री प्राइमरी से लेकर के अगर कोई बच्चा कक्षा दूसरी तक जाता है, उसके बाद से जो 3 नंबर दिया गया है ये आपका 3, 4 और 5, ये दूसरा स्टेज जो है 3, 4 और
5 के लिए है। और जो तीसरा स्टेज दिया गया है वो आपका 6, 7 और 8 के लिए है। और सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है चौथा दिया गया है वो आपका 9, 10, 11 और 12 के लिए है। मतलब चौथा जो स्टेज है वो आपका 9, 10, 11 और 12 के लिए है। अर्थात इस वाले स्टेज को हम ये कहते हैं कि विद्यार्थी को स्वतंत्र रूप से अपने अपने नियमों यानी अपने अपने हिसाब से विषय का क्या कर सकता है, वो चुनाव कर सकता है। जैसे मान लीजिए आप 10th में देते होगे पेपर या पढ़ते हैं तो गृह विज्ञान का ऑप्शनल जो होता है मैथ होता है या मैथ का ऑप्शनल गृह विज्ञान होता है, वैसे ही आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर का ऑप्शनल संस्कृत हो सकता है, संस्कृत का ऑप्शनल कंप्यूटर या उर्दू हो सकता है। साथ ही साथ ये भी देखे होंगे कला जो होता है, ड्राइंग जो होता है, इसका ऑप्शनल क्या होता है, इंग्लिश होता है। इसी प्रकार से ये स्वतंत्रता विद्यार्थी को दे दी गई है। अब आप 10 में जाएंगे, सॉरी 12 में जाते हैं तो आप बायो ले सकते हैं, मैथ ग्रुप में बायो ले सकते हैं या मैथ ले सकते हैं साइंस साइड में। इसके साथ साथ आप चाहेंगे तो आर्ट साइड में आएंगे तो अनेकों प्रकार के सब्जेक्ट को एक ऑप्शनल बना करके चेंज कर सकते हैं। अब एक और चीज समझ लेते हैं, जो प्री, यहां पे आइए, जो प्री प्राइमरी है, इस प्री प्राइमरी का नियम क्या है कि बच्चा 3 साल से अगर स्कूल जाना प्रारंभ करता है तो 3 साल से लेकर के यानी तीसरा साल स्टार्ट करता है तो चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां यानी 8 साल की उम्र होते होते वो बालक क्या करेगा, प्री प्राइमरी यानी LKG, UKG, नर्सरी, पहली कक्षा और दूसरी कक्षा क्या कर सकता है, पढ़ सकता है। दूसरे स्टेज में आएंगे, मतलब 3 जो दिया गया है, इस दूसरे स्टेज का मतलब क्या होता है कि वो बच्चा 3 साल के स्टेज के बाद जब तीसरी और पांचवी में पढ़ता है तो उस समय हो जाएगा, ये जो होगा ये छठा कक्षा में जब प्रवेश करेगा, चौथा स्टेज है, सॉरी तीसरा स्टेज है, ये छठा कक्षा, छठवां, सातवां और आठवां, मतलब इस वाले स्टेज में आएगा। और जो ये दिया गया है आपका यानी लास्ट स्टेज जो दिया गया है ये 9वीं से 12वीं तक है और ये 4 साल का होता है। मतलब देखिए ये 3 साल, ये 3 साल और ये 4 साल का होगा। तो आप समझ सकते हैं कि 3 साल, 3 6 साल, 4 10 साल और 5 15 साल और 3 साल का जब बच्चा होगा तो पढ़ने जाएगा, यानी टोटल 18 साल में वो बच्चा प्री प्राइमरी से लेकर के और 12th तक की पढ़ाई क्या कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है। और ये वाला थोड़ा सा महत्वपूर्ण, इस बात को समझिएगा, जो चौथा नंबर है इस वाले में क्या है कि किसी भी विद्यार्थी को स्वतंत्र रूप से अपना विषय सेलेक्ट करने का मतलब आदेश भी है या फिर वो अपने हिसाब से विषय को क्या कर सकता है, सिलेक्ट कर सकता है, चुन सकता है। तो ये बात समझ गए। पहला नंबर क्या है, 5 यानी 5 3 3 5 + 3 + 3 + 4 का मतलब प्री प्राइमरी से लेकर के दूसरी कक्षा तक ये होता है, तीसरी से लेकर के छठी तक ये होता है, सॉरी 5वीं तक ये होता है, और उसके बाद छठी से लेकर के 8वीं तक ये होता है और 9वीं से लेकर 12वीं तक का ये होता है। टोटल ईयर निकालेंगे तो इसमें वो बच्चा 5 साल व्यतीत करेगा, जो प्राइमरी से प्री प्राइमरी से लेकर के दूसरी तक। इसमें आपका 3 साल व्यतीत करेगा, जो 3 से लेकर के 5 तक रहेगा। इसमें बच्चा फिर से 3 साल व्यतीत करेगा, जो 6 से लेकर के और 8 तक होगा। और उसके बाद से 4 साल इसमें व्यतीत करेगा, जो 9वीं से लेकर के और 12वीं तक होता है। ये बात आप समझ गए। चलिए अब आते हैं यहाँ पे तकनीकी शिक्षा। भाषाई का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, आप चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं भाषाई, कोई दिक्कत, ई भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। भाषाई, उसके बाद से बाध्यताओं को दूर करने दिव्यांग छात्र। दिव्यांग का मतलब क्या होता है, वो बालक जो किसी न किसी अंग से क्या होता है, विकलांग होता है। दिव्यांग अर्थात दिव्यांग का मतलब आंख होती है, जिस बच्चे की आंख पूरी तरह से दिख नहीं पाती वो दिव्यांग बालक या दिव्यांग छात्र कहलाता है। उस छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने के लिए तकनीक के प्रयोग को क्या किया गया, बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। जैसे आप ल्यूब्रेल नाम का एक संस्था के बारे में सुने होंगे। ल्यूब्रेल में होता क्या है कि जो विद्यार्थी पूरी तरह से मतलब दिव्यांग होते, अंधे होते हैं, उनके लिए क्या उसमें व्यवस्था है कि जिस चीज पे जो भी लिखा हुआ रहता है उसकी जो राइटिंग होती है, लिखावट होती है, किसी पेज पर भी रहेगा तो उठा हुआ रहता है, जिसको अंधा बच्चा या व्यक्ति हाथों से ऐसे स्पर्श करके और पूरी तरह से क्या कर सकता है, पढ़ सकता है। तो दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिए अनेकों प्रकार की टेक्नोलॉजी तकनीकी का बढ़ावा देने पर बल दिया गया है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा। अब देखते हैं आगे, इस शिक्षा नीति में छात्रों में रचनात्मक सोच का मतलब उनके अंदर अनेकों प्रकार की खोज करने की गुण, तार्किक निर्णय यानी किसी व्यक्ति से पूरी तरह से वार्तालाप करके अपने शिक्षा को उजागर कर सकता है, बता सकता है या उसके अंदर क्या गुण है
वो भी उसके सामने बता सकता है। और नवाचार यानी नए नए कार्यक्रमों को करने का गुण उसके अंदर हो कि भावनाओं को प्रोत्साहन करने पर बल दिया गया है। जैसे आप देखे होंगे किसी कक्षा में अगर कोई बालक है, उसकी भावना बिल्कुल पढ़ने में ठीक है, वो पढ़ने में बिल्कुल अच्छा है, लेकिन वो अपनी भावनाओं को किसी के प्रति उजागर नहीं कर पाता है, तो इस पर उस क्लास में इस प्रकार की ऐसी व्यवस्था की गई है जिनके द्वारा वो स्टूडेंट अपनी भावनाओं को शिक्षक के साथ साथ अन्य बच्चों में भी क्या कर सकता है, प्रेषित कर सकता है, भेज सकता है। तो ये आपका दिया गया भावनाओं को प्रोत्साहन करने पर बल दिया गया है। और उस भावना को उजागर करने बताने में प्रोत्साहन का मतलब उसको किसी न किसी प्रकार की धनराशि या ये कह सकते हैं कि प्राइज, जिसको हम उपहार कहते हैं, ये दे करके क्लास में उसकी भावना बढ़ाई जाती है या इस पे बल दिया गया है। अब उसके बाद से एक और चीज है, MHRD के नाम में परिवर्तन किया गया है। MHRD यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो होता है, ये MHRD का नाम होता है फुल फॉर्म, और हिंदी में बोलते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय। यानी कैबिनेट द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को एक नाम, इसका नाम बदल करके और क्या रखा गया है, शिक्षा मंत्रालय। क्या रखा गया है, शिक्षा मंत्रालय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, एजुकेशन मिनिस्ट्री। क्या बोलते हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री करने की मंजूरी भी दे दी गई है। पहले क्या था, कैबिनेट द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय था यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इनका नाम चेंज करके एक छोटा सा नाम ये आ गया है, मतलब एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, कि करने की मंजूरी दे दी गई है। और साथ ही साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने का उद्देश्य शिक्षा और सीखने पुनः ध्यान आकर्षित करने का उद्देश्य है। ठीक है, इसके बाद से आइए इसी वीडियो में हम लोग देखते हैं कि नई शिक्षा नीति क्या है, सॉरी नया शिक्षा क्या है या उच्च शिक्षा क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो उसके बाद आगे आपका है प्रारंभिक शिक्षा यानी नई शिक्षा नीति से पहले हम लोग जो भी था 10+2 में 5, 3, 3, 4 के बारे में विद्वत समझे हम लोग। अब इसके बाद से हम प्रारंभिक शिक्षा पढ़ते हैं। प्राइमरी एजुकेशन क्या होते हैं, पहला दिया गया है 3 वर्ष से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम का 2 समूहों में विभाजन है। और आप समझ सकते हैं 2 समूहों में विभाजन का मतलब क्या है कि आपने प्री प्राइमरी क्या पढ़ा था आपने, LKG, UKG और नर्सरी, और उसके बाद से दूसरा क्या था 1 और 2। इसी प्रकार से 3 साल की उम्र के बाद जब बच्चा पढ़ने स्कूल में आता है तो प्री प्राइमरी जब तक क्लियर करेगा तब तक उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 8 वर्ष हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरी बात 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी, बाल वाटिका या प्री स्कूल के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करना। जैसे आप लोग देखे होंगे गांव में छोटे छोटे बच्चों के पढ़ाने के लिए आंगनबाड़ी, बाल वाटिका जिसको बालवाड़ी भी कहते हैं, और प्री प्राइमरी एक स्कूल भी होता है, प्री स्कूल होता है। उन सभी स्कूलों में छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं 3 साल से लेकर के 6 साल तक के बच्चे होते हैं, उन लोगों को वहाँ भेजा जाता है और वहाँ की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, बाल वाटिका कार्यकर्ता या इसको हम बालवाड़ी भी बोलते हैं, और प्री स्कूल की जितनी भी कार्यकर्ताएं होती हैं बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खिलाने पिलाने की वस्तु भी क्या करती है, प्रदान करती है। तो बात यह है कि 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी, बाल वाटिका, प्री स्कूल के माध्यम से मुफ्त, बिल्कुल मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा की उपलब्धता का सुनिश्चित किया गया। ठीक है, उसके बाद से अगला देखते हैं, यह है कि 6 वर्ष से 8 वर्ष के लिए यानी 6 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष के लिए बच्चों को प्रारंभिक विद्यालयों में कक्षा 1 और 2, कक्षा 1 और 2। अब थोड़ा सा इसमें विचार कर लेते हैं हम लोग। जैसे देखिए क्या कहा गया है, 6 साल से लेकर के 8 साल के बच्चों को हम कक्षा 1 और कक्षा 2 में हम क्या करते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं। आपको बताया इसके पहले कि जो 10+2 यानी नई शिक्षा नीति जो बनी है 5, 3, 3, 4 में, तो आप जो 5 पहला वाला 5 है ये प्री प्राइमरी से लेकर और 2 तक दिया गया है। तो प्री प्राइमरी मतलब वो बच्चा 3 साल का होगा तो पढ़ने आएगा, यानी प्री प्राइमरी अर्थात LKG, UKG और नर्सरी। तो 3 साल इसमें व्यतीत किया और 3 साल का था तो स्कूल गया, तो टोटल 6 साल हो गया। अब 6 साल से लेकर के और 8वीं तक जाएगा तो कक्षा 3 में रहेगा, सॉरी कक्षा 1 में हो जाएगा और कक्षा 2 में हो जाएगा। तो पहले ही बताया गया है कि बच्चा जब 6 साल का होगा,
छह साल से और 8 साल का जब होगा उस टाइम वो जो छात्र होगा वो कक्षा 1 से कक्षा 2 तक कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा को बहुस्तरीय खेल और गतिविधि आधारित बनाने की प्राथमिकता भी दी गई है। अब देखिए बहुस्तरीय का मतलब क्या होगा कि उस बच्चे को खेल के साथ साथ व्यायाम या इसके अलावा सामान्य ज्ञान की भी जानकारी बहुस्तरीय लेवल पर या बहुस्तरीय स्तर पर प्रदान की जाएगी। इसका मतलब प्रारंभिक शिक्षा को बहुस्तरीय खेल और गतिविधि, देखिए गतिविधि जो एक्टिविटी जो होता है इसमें दो तरह के कंडीशन आएंगे। पहला ये कि उस बच्चों को व्यायाम कराइए, दूसरा ये मौखिक जो वार्तालाप होते हैं इनके बारे में समझाइए, तो ये एक्टिविटी इनकी अलग हो जाती है और ये प्राथमिकता विशेष तौर से बच्चों पर दी जाती है। अगला ACCE से जुड़ी योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन जो नियम है वो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, 4 देखिए ये जो दिया गया है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय व जनजातीय कार्य मंत्रालय, इन सबके सहयोग से साझा सहयोग से किया गया है। मतलब ये कि इनमें 4 संस्थाएं मिली है। देखिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय व जनजातीय कार्य मंत्रालय, इनके सहयोग से बहुस्तरीय शिक्षा को बनाने का प्राथमिकता दी जा रही है। अगला इसमें है बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन क्या है उसके बारे में समझते हैं। इसमें दिया गया NEP, तो आप समझ रहे हैं NEP का मतलब क्या होगा, यहां लिखा गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसको हम क्या बोलते हैं, नई शिक्षा नीति, जो अभी फिलहाल में 2020 में यानी 1986 के बाद 2020 जून में इसका लोकार्पण की गई, सॉरी जुलाई में लोकार्पण की गई है, जो कि 34 साल बाद ये स्वतंत्रता के बाद से तीसरी नई शिक्षा नीति का बदलाव की गई है और ये वाला निश्चित रूप से 34 साल बाद की गई है। ठीक है, अगला है बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन है, जो देख सकते हैं NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी में MHRD द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की मांग की गई, अभी मांग की गई है और निश्चित रूप से ये NEP और MHRD के बुनियादी परिसाक्षरता का जो मिशन है यह राष्ट्रीय मिशन है, नेशनल मिशन जो होता है, इनकी स्थापना की मांग की गई, हो भी जाएगा। अगला राज्य सरकारों द्वारा, यहाँ पे लिख सकते हैं राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 2025 तथा प्रारंभिक विद्यालयों में कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने हेतु इस मिशन के क्रियान्वयन की योजना को तैयार की जाएगी। अभी फिलहाल में 2020 से ये कार्यक्रम शुरू हो गया है कि राष्ट्रीय मिशन जो नेशनल मिशन होते हैं इनकी योजना बनाई जाए, इसमें स्थापना की जाए, ताकि जो बच्चा तीसरा लेवल मतलब 8 साल का जो बच्चा हो जाएगा उस 8 साल के बाद जब दूसरे स्तर में मतलब 3, 4, 5, 6 तक जाएगा, उस कंडीशन में उनको ये प्रारंभिक जो विद्यालय है उन विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने हेतु अनेक इस मिशन में क्रियान्वयन की योजना को तैयार की जाएगी। अर्थात ये कि बच्चों को, जैसे नहीं होता है कि ओवर एक्सीडेंट होना, तो बच्चों को ये प्री प्राइमरी के बाद जैसे ही सेकेंड लेवल यानी 8 साल के बाद जब दूसरे कक्षा में जाता है, अर्थात तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे में जाता है, उस टाइप में हमें बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन का योजना बनाई गई, गठन की गई है, तो उसमें इसको शिक्षा प्रदान दी जाएगी, जो 2025 तक का एक संकल्पना ली गई है कि इतने वर्ष में हम इस नियम को अर्थात बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन बना सकते हैं। तो आइए इसके आगे देखते हैं। आइए दोस्तों उसके आगे देखते हैं। उसके आगे पाठ्यक्रम और मूल्यांकन से जुड़े कुछ सुझाव दिए गए हैं, इसमें इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है कि NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एक ऐसे पाठ्यक्रम और अध्यापन प्रणाली विधि के विकास पर बल दिया गया है जिसके तहत से पाठ्यक्रम के बोझ को कम करते हुए छात्रों में 21वीं सदी के कौशल के विकास, अनुभव के आधार पर शिक्षण और तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। मतलब ये है कि
जो पाठ्यक्रम और मूल्यांकन से जुड़े सुझाव इसमें 1 नंबर है कि हमें पहले तो सिलेबस जो पाठ्यक्रम है उसको थोड़ा कम किया जाए, कम करके जो भी विद्यार्थी है, छात्र हैं, इनके ऊपर बोझ कम किया जाए और उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी कौशल विकास वाले कार्य किए जाए जिनसे उनको अनेकों प्रकार के गुण या उनके शारीरिक क्षमता भी बढ़ती जाए और साथ ही साथ उनके अनुभव के आधार पर हर एक प्रकार की गतिविधियां स्कूल में या तार्किक रूप से की जाए। तार्किक या चिंतन रूप से प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया गया ताकि बच्चे सुगमता से अध्ययन को कर सकें। उसके बाद से इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार कला और विज्ञान, व्यवसायिक एवं शैक्षणिक या शैक्षिक, यहां पे लिख सकते हैं, शैक्षिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्योत्तर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर न हो। जैसे हम ये कहें कि हमारा पाठ्यक्रम जो है कुछ अलग है और हम लोग जो पढ़ रहे हैं थोड़ा सा अलग है। पाठ्यक्रम का मतलब ये होता है कि जो चैप्टर में दी गई बातें होती हैं, कौन आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कौन आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इन सब चीज़ों को देखना होता है। जो परीक्षा में अत्यंत आने वाले प्रश्न होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उनको हमें पढ़ने होते हैं। तो इस पे और उस बुक में दी गई जितनी भी चीज़ें हैं जिसको हम पाठ्यक्रम में कम करके जोड़े हैं उसमें, तो पाठ्यक्रम और जो हम पढ़ रहे हैं पाठ्योत्तर जो होता है उनके बीच का जो अंतर है वो क्या है, बहुत ही अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला, कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यवसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी की जाएगी। मतलब व्यवसायिक का मतलब हो जाएगा कि जितने भी मार्केटिंग से लेकर के सभी कार्य किए जाते हैं, व्यवसाय से संबंधित कार्य होते हैं, ये भी कक्षा 6वीं के बाद क्या कर लीजिए, उसमें इंक्लूड कर दी जाएगी, जोड़ दी जाएगी। उसके बाद से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, क्या होता है, इसको NCERT बोलते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग से होते हैं। ये आपका हो जाता है NCERT। इसमें भी कुछ बातें देख लेते हैं। पहली बात कि NCERT के द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार की जाएगी। किसके द्वारा? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो NCERT होती है, उनके तहत स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा क्या की जाएगी, एक नए सिरे से तैयार की जाएगी। जो इस टाइम यूपी बोर्ड की सभी किताबें, सभी बुकें क्या हो गई हैं, NCERT पद्धति पर आधारित हो गई हैं। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे और आगे। NEP यानी न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है 2020, इसमें छात्रों के सीखने की प्रगति को बेहतर रूप से जानकारी हेतु नियमित और रचनात्मक आकलन प्रणाली व अपनाने का सुझाव दिया गया है और साथ ही इसमें विश्लेषण तथा तार्किक क्षमता एवं सैद्धांतिक स्पष्टता के आकलन को प्राथमिकता देने का भी सुझाव दिया गया है। मतलब समझिए, देखिए यहाँ पे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे आपको लर्निंग दिया गया, सीखना, प्रोग्रेस दिया गया, प्रगति, और तथा बेहतर रूप से जानकारी दी जाएगी। और ये क्या होगा, नियमित और रचनात्मक। जब भी रचनात्मक की बात आएगी समझिएगा, उसमें आपको फिजिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरह के कार्य करवाए जाएंगे। साथ ही इस प्रणाली को अपनाने का सुझाव दिया गया है और साथ ही साथ इसमें यह है कि इस विश्लेषण को तार्किक रूप से, जैसे हम लोग इंटरव्यू लेते हैं, डायरेक्ट सामने टू सामने बातें करके सभी बातों को उजागर करते हैं, वही बात हमारे पास तार्किक दी गई है, यानी तर्क कर सकते हैं एक दूसरे से किसी एक आधार को लेकर के। उसके बाद से क्षमता क्या होगी, उसके अंदर सैद्धांतिक जो दी गई है, थ्योरिकल जो पॉइंट्स होते हैं वो स्पष्ट रूप से आकलन करके, और इस NCERT के तहत इसकी प्राथमिकता पर सुझाव दिया गया है, बलपूर्वक बनाया गया है, दिए जाने की प्राथमिकता रखी जाएगी। अगला है, छात्र कक्षा 3 और 5 उसके साथ 8 के स्तर पर स्कूली परीक्षाओं में भाग लेंगे, जिन्हें उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाएगा। मतलब ये कि किसी भी छात्र के लिए कक्षा 3वीं, कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं भी क्या होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और इन सभी कक्षाओं में स्कूली परीक्षाओं के भाग लेंगे, स्कूली परीक्षाओं में भाग लेंगे जिन्हें उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाएगा। जिस तरह से यूपी बोर्ड में या किसी भी बोर्ड में आप 10 और 10+2 को एक विशेष दर्जा दिए हैं कि नहीं, ये एक विशेष रूप से माना जाता है कि नहीं, ये बोर्ड में ये मान्यता इसकी ये है कि हम 10th क्वालिफाई करता है तो हमारी पहली सीढ़ी, पहला पौधान, सीढ़ी के पहले वाले पौधान में पैर रखे, उसके बाद 10+2 हो जाएगा। उसके बाद से जब ग्रेजुएशन करेंगे
BA कंप्लीट करेंगे, फिर MA कंप्लीट करेंगे, उसके बाद से आपकी मन बनता है एजुकेशन में तो आप PhD जाएंगे। तो उससे मतलब ये है कि तीसरी, पांचवी और आठवीं स्तर की जो भी शिक्षा है ये भी उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित की जाएगी। और उसके बाद अगला है छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाओं में बदलाव किया जाएगा। इसमें भविष्य में सेमेस्टर होगा, साथ ही साथ देख सकते हैं बहुविकल्पी भी हो सकता है। और इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे इस टाइम देखिए, इस टाइम क्या ईयर वाइज है, हम लोग पढ़ते हैं ईयर वाइज। अदरवाइज 9th में और 11th में है तो एक एक परीक्षा, जैसे हाफ ईयरली, क्वार्टरली होती है, हाफ ईयरली होती है और ईयरली होती है। इसी प्रकार अगर हम लोग बोर्ड वाले एग्जाम में जाएंगे 10th और 12th में, तो जैसे आप लोग ग्रेजुएशन में इस टाइम सेमेस्टर वाइज पेपर दे रहे हैं, जैसे एक साल में 2 सेमेस्टर यानी 6-6 महीने का बन रहा है, तो इसी प्रकार बाद में भविष्य में ऐसा भी हो सकता है NEP के तहत कि क्वेश्चन पेपर जो होंगे यानी आपको जो एग्जाम देने की प्रक्रिया होगी वो सेमेस्टर वाइज हो जाएंगी। साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर को हम बहुविकल्पी भी सॉल्व करेंगे, थ्योरिकल नहीं करेंगे। तो प्रश्न आदि ऐसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है भविष्य में, मतलब क्वेश्चन यानी परीक्षा को हम बहुविकल्पी भी कर सकते हैं और साथ ही साथ ये जो है सेमेस्टर वाइज भी हो सकता है। उसके बाद से अगला है छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारण के रूप में परख जांचा जाएगा उनको नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। परख का मतलब आप समझ रहे हैं, किसी भी व्यक्ति किसी भी वस्तु को परखना, पहली बात है देखना, जांचना ही क्या होता है परख। तो इस नाम से भी एक नामक जो भी होगा राष्ट्रीय आकलन होगा, इनके द्वारा राष्ट्रीय आकलन केंद्र पर इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद से आइए देखते हैं क्या होता है इसके बाद। अब दोस्तों इसके बाद है ये आपका NCERT के बाद ये है कि शिक्षा से प्रणाली से जुड़े जो सुधार हैं उनके बारे में समझते हैं। तो ये है कि शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय समय पर लिए गए कार्य प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति होगी। मतलब ये कि अगर कोई टीचर की जो निष्पुणता है, गुणता है या पढ़ाने की जो शैली है, जैसे जैसे वो विकास करेगा वैसे वैसे उसकी पदोन्नति भी की जाएगी उनके कार्य प्रदर्शन के ऊपर। ठीक है, उसके बाद अगला राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद क्या है कि वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक का एक विकास किया जाएगा। मतलब 2022 तक जितने भी शिक्षक हैं उनको राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक का एक विकास किया जाएगा उनके लिए। उसके बाद से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा NCERT के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा का विकास किया जाएगा। इन जैसे जैसे पाठ्यक्रम बढ़ेंगे घटेंगे उसके हिसाब से एक रूपरेखा की परिचर्चा या परिचर्या बनाई जाएगी। उसके बाद वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत BEd डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। यदि कोई टीचर है उनके पास BEd की डिग्री नहीं है तो उनको 4 वर्षीय एकीकृत BEd डिग्री का होना अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद से उच्च शिक्षा पढ़ते हैं हम लोग। हायर एजुकेशन क्या होते हैं, देखिए NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात को 26.3% से बढ़ा करके और 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। और इसके साथ ही देश की उच्च शिक्षण संस्थाओं में लगभग 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा, मतलब पहले की अपेक्षा बढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण सुधार किया जाएगा। स्नातक पाठ्यक्रम में क्या किया जाएगा, महत्वपूर्ण सुधार किया जाएगा। और यह किया गया है, इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। कुछ ऐसे पाठ्यक्रम है जिनको छोड़ा जा सकता है, छोड़ने के बाद भी उसके आधार पर ही उनको डिग्री या प्रमाण पत्र दिया जा सकता है। जैसे 1 वर्ष बाद सर्टिफिकेट हो जाएगा, उनको मिल जाएगा। 2 वर्षों के बाद एडवांस डिप्लोमा दी जाएगी और उसके बाद से 3 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक यानी जिस चीज पर आप रिसर्च करते हैं उनका स्नातक डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगला नई शिक्षा नीति के तहत MPhil मास्टर ऑफ फिलॉसफी जो होते हैं MPhil कार्यक्रम को समाप्त कर दिया जाएगा। मतलब क्या है कि नई शिक्षा नीति के तहत जो MPhil अब होता था
उस वाली शिक्षा को हम क्या कर सकते हैं, आप समाप्त कर देंगे। उसके बाद से अगला है भारत उच्च शिक्षा आयोग क्या है, इसके बारे में समझते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरी वीडियो का, इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे दिया गया पहला, HECI के कार्यों के प्रभावी पारदर्शिता पूर्ण निष्पादन के लिए 4 संस्थानों या निकायों का निर्धारण पूर्वक किया गया है। जैसे इसमें देखिए 1 नंबर विनिमय हेतु, जिसमें राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद है। दूसरा आपका मानक निर्धारण सामान्य शिक्षा परिषद होगा। और उसके बाद से तीसरा वित्त पोषण उच्च शिक्षा का अनुदान परिषद, यानी इस पोषण में जितने भी छात्र होते हैं इनको स्कॉलरशिप से लेकर के और साथ ही साथ शिक्षा संबंधित जो भी मुफ्त योजना या अर्थात मुफ्त वस्तुएं दी जाती हैं वित्त पोषण के अंतर्गत हो जाएंगे। यहाँ पे चौथा प्रत्यायन राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद बनेगा एक। और उसके साथ साथ कुछ समय के अंतराल या बाद क्या होगा कि महाविद्यालयों की जो संबद्धता है, जैसे हम कहते हैं कि ये जो डिग्री कॉलेज है वो काशी विद्यापीठ से संबंध है, पूर्वांचल जौनपुर से संबंध है, या जननायक चंद्रशेखर जो बलिया महाविद्यालय विश्वविद्यालय इनसे संपर्क है, तो इनकी जो संबद्धता है वो 15 वर्षों में समाप्त हो जाएगी। और इन्हें क्रमिक स्वायत्तता प्रदान के लिए एक चरणबद्ध प्रणाली की स्थापना की जाएगी, यानी धीरे धीरे इनकी जो संबद्धता है किसी अन्य विश्वविद्यालयों से धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएगी। और साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा ये भी निर्णय लिया गया है कि IIT और IIM जो होते हैं इनकी वैश्विक जो बद्धता है अर्थात वैश्विक जो वृद्धि है इनको बिल्कुल विकास किया जाएगा, इसका मानक अच्छा रखा जाएगा, इनका भी एक बार स्थापना की जाएगी। तो ये थे आज के नई शिक्षा नीति 2020 के तहत संपूर्ण वीडियो। इसमें हर एक चीज़ को विस्तार पूर्वक समझाया गया है, बताया गया है। और मैं आशा करता हूँ कि जो भी आपके लिए बनाई गई नई शिक्षा नीति 2020 की जो भी वीडियो बनाई गई हमारे द्वारा, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इस क्वेश्चन को लाइक भी कीजिए। और जितना मेहनत से आप लोगों के लिए हम वीडियो बनाते हैं उतने व्यूज़ नहीं मिलते हैं, हमें उतने लाइक नहीं मिलते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए तथा मेरे चैनल पर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। तथा आपके लिए ऐसे ही करंट अफेयर से रिलेटेड और भी वीडियो लाते रहेंगे। और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी ही आपको मिलेगी नोटिफिकेशन, यानी जैसे ही आप वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। Thank you for watching my video and next video coming soon.